So friends, yesterday we had understood what is force, unbalanced and the balanced forces. Today we will understand something about the Newton's laws of motion. So before we go towards the Newton's laws of motion and we study the first law, second law and third law, we should know something about Galileo, because Galileo has been an integral part of all of the studies which has concluded something in the physics. So Galileo was an Italian physicist. तो गैलीलियो जो थे, गैलीलियो के फादर ये चाहते थे कि गैलीलियो एक डॉक्टर बने, मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करें, लेकिन गैलीलियो की जो अभिरुचियाँ थी वो बहुत ही अलग थी. एंड गैलीलियो वाज अ रिमार्केबल मैथमेटिशियन, he was a remarkable physicist, and further he did a lot of work in the photometry also, and even he developed a microscope wherein he might see, or he told that he might see till the moon and the mountains there and these kind of things. So he was a great mathematician as well as great physicist. So now we will go towards his work, which can be talked about at least in 9th and 10th standard. So गैलीलियो ने एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया. गैलीलियो ने क्या किया कि उन्होंने एक स्लैंटिंग सरफेस ले ली और यहां से एक मार्बल का पत्थर ले लिया और ये सरफेस में मान ली देयर इज नो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनलेस. तो उन्होंने क्या पाया कि अगर ये सरफेस भी एक और ऐसी स्लैंटिंग सरफेस चीज लो जिसमें की कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर होना चाहिए और ये पूरी की पूरी सरफेस ये भी फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? इसमें भी कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि एकदम सतह ऐसी होनी चाहिए कि जिसपे आपने सरकाया तो कोई विरोध ना हो, सरकते चला जाए. ठीक है. तो उन्होंने ये पाया, और संगमरमर पर वैसे भी काफी चिकना होता है, उन्होंने ये पाया कि मैं जब इसको यहाँ से रेस्ट से छोड़ देता हूँ, मैंने इसको यहाँ से छोड़ा तो ये आके क्या यहाँ आएगा और फिर इधर चढ़ने लगेगा. उन्होंने ये पाया कि जब ये चढ़ेगा तो इस दिशा में यहाँ पे जितनी इसकी हाइट है, यहाँ पे मान लीजिए h हाइट है या मान लीजिए 1 मीटर हाइट है, तो यहाँ पे भी 1 मीटर या h हाइट तक ही ऊपर जाएगा. जब तक ये इतनी हाइट तक ऊपर इस रास्ते से चलता हुआ नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये रुकेगा नहीं. जब तक ये इतनी हाइट तक ऊपर नहीं पहुंच पाएगा तब तक ये रुकेगा नहीं. ठीक है. अब जरा सा एक और काम कर लेते हैं. हम क्या करते हैं कि इस एंगल को ना बढ़ा देते हैं. किस एंगल को? ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, इसको आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए. मान लीजिए आपने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया. तो एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जितनी ये हाइट है, जब तक यहाँ पे या यहाँ पर इतनी हाइट इसको नहीं मिल जाएगी तब तक ये रुकेगा नहीं, ऊपर चलता जाएगा. उतनी हाइट तक पहुँच के ही वो रुकेगा. तो अब अगर इसको इतनी ही हाइट पकड़नी है
तो अब इसे कहां तक आना पड़ेगा, यहां तक। यही है ना वो हाइट भाई, यही है ना वो हाइट। आप खुद समझ रहे होंगे कि ये जो उसने दूरी चली है, ये जो उसने दूरी चली है और ये जो उसने दूरी चली है, उसमें से ये वाली दूरी, अगर मैं इसको S2 कहूं और इसे S1 कहूं, तो ये दिख रहा है कि जब ये एंगल नीचे हो गया, कम हो गया, तो ये S2 क्या है, ग्रेटर देन S1 है। मतलब यहां पर जो डिस्टेंस में चलनी पड़ी टू अचीव द सेम हाइट, वो इससे ज्यादा थी। ठीक है ना, ये वैसे भी आप समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब अगर आप इस एंगल को और घटाते जाएं तो आपकी उसे यहां तक चलना पड़ेगा। ठीक है ना, और घटा दीजिए तो आपकी उसे जहां तक पता नहीं वहां तक जाना पड़ेगा। और अगर आपने और घटा दिया तो और बढ़ना पड़ेगा। लेट अस से कि अगर मैं एंगल ये जीरो कर दूं, अगर मैं ये एंगल जीरो कर दूं मतलब ये, तो उसे वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, तो वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा बिना रुके, कि कोई भी और फोर्स तो, फ्रिक्शन से कोई फोर्स तो है नहीं। तो इस तरह के एग्जांपल्स, इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गैलीलियो ने, और उन्होंने बताया कि भाई अगर कोई बाहर का फोर्स नहीं आएगा, अगर कोई बाहर का फोर्स नहीं आएगा तो वो अनंत काल तक चलता जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ एनी अनबैलेंस फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एनी unbalanced force, this will move till infinity. तो अब ना एक कंट्राडिक्शन आ गया। जो बहुत शुरू की स्टडीज थी उसमें ये माना जा रहा था कि so where does the contradiction came? The contradiction came somewhere here that initially बोल रहे थे कि भाई जहां पे है वहीं खड़ा रहना चाहता है, स्टेबल, ठीक है, रेस्ट। अब फिर क्या निकल के आया कि भाई अगर वो चल रहा है तो वो चलता ही जाएगा, वो चल रहा है तो यूनिफॉर्मली वैसे ही चलता जाएगा। कीप ऑन मूविंग एज इट इज। तो ये बाद में समझ में आया बहुत कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसकी टेंडेंसी रेस्ट की रहती है, या सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, दोनों हो सकती हैं। तो बाद में, बहुत बाद में जब इन सभी स्टडीज को समझा गया, देन आइजैक न्यूटन केम इन पिक्चर। देन आइजैक न्यूटन केम इन पिक्चर। And he gave his first law of motion. And what was that law? The law was, if anybody is at rest, it will try to remain at rest. If anybody is moving, it will try to remain in the same kind of moving, same kind of motion, or the uniform motion, until and unless it is not subjected to an unbalanced force. Until and unless it is not subjected to an unbalanced force. मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
रेस्ट में है, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो ये दोनों के दोनों ऐसे ही रहना चाहेंगे जैसे कि वो हैं, अनटिल जब तक कि उनके ऊपर कोई बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स न लग जाए। ऐसा क्यों बोला? अब ये रेस्ट में है, आपने 5 न्यूटन यहां से भी लगा दिया, 5 न्यूटन यहां से भी लगा दिया, और अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ? 0 हो गया, तो वो तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, आपने 5 न्यूटन यहां से लगाया, 5 न्यूटन वहां से, क्या उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, टोटल फोर्स इज 0, because force is the object which causes the acceleration. It is the force causes acceleration, unbalanced force, ठीक है? तो अनबैलेंस्ड फोर्स वो कारक है जो कि एक्सेलरेशन को एक्चुअली क्रिएट करता है। अनबैलेंस्ड फोर्स वो कारक है जो कि मोशन को क्रिएट करता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये हुआ। अब इस मोशन को ना, इस मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया में कहते हैं। क्या है? इट इज कॉल्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is actually law of inertia। अब ये क्या नई बला आ गई भाई? ये क्या है? शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं जड़त्व। देसी भाषा में कहते हैं जड़ पकड़ जाना। मैं तो यहाँ हूँ, नहीं खड़ा रहूंगा, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, उसे कहते हैं जड़ बुद्धि। आई एम एंड आई विल बी एज आई एम, द मोर टेंडेंसी टू दैट इज नोन एज द जड़त्व। ठीक है, इसे कहते हैं जड़त्व। इसी को हिंदी में जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये पाया गया कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा है, उसको वहां से हिलाना या उसके मोशन में कोई भी चेंज करना उतना ही कठिन है। आपने देखा होगा, यू हैव अ बुक lying on the table and you have a coin lying on the table। किसको हिलाना ज्यादा आसान है? कॉइन को उंगली से मारा हिल जाती है, बुक उंगली से मारने पे नहीं हिलती है। अब यहाँ पे मैं भी एक कार खड़ी कर दूं तो, या बाइक खड़ी कर दूं तो, अब किसको ज्यादा मुश्किल है? इसको। अब मैंने एक कार खड़ी कर दी, अब ये है बाइक, अब मैंने ये कार खड़ी कर दी। अब किसको ज्यादा मुश्किल है? कार को। अब मैंने यहाँ पे ट्रेन खड़ी कर दी। अब क्या हो भाई? अब किसको ज्यादा हिलाना मुश्किल है? ट्रेन को। इन सब में क्या फैक्टर है जो ज्यादा हिलाने की बात पे परेशान हो रहा है, जो ज्यादा हिलाने के लिए आपको मजबूर कर रहा है, ज्यादा फोर्स लगाने के लिए मजबूर कर रहा है? वो क्या है? दैट इज मास। मास।
तो ये जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, इट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी जितना भारी उसको हिलाना उतना ज़्यादा मुश्किल, तो वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। वो एक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है तो वो भागता रहेगा, उसमें चेंज करने में आपको इन कंपैरिजन टू अ लेसर बॉडी मास ऑब्जेक्ट वहां पे ज़्यादा आपको फोर्स लगेगा। तो इसी कारण इसको जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इनर्शिया है, ये जो वैसा ही बने रहने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होती है व्हेन यू हैव मोर मास। या अदर तरीके से कहें तो ये कहें कि उसकी उस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन हो या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जब उसका मास ज़्यादा हो। ठीक है, this is called the Newton's first law, which is the, so any body will try to remain at rest or will try to remain at the same kind of motion, rather uniform motion, until and unless they are not subjected to any unbalanced force in the direction of the force. Okay, so this is what Newton's first law talks. So now we'll talk the Newton's second law. So Newton's second law तो न्यूटन साहब जो हैं अब उन्होंने अपना दूसरा नियम कह दिया। दूसरा नियम समझने से पहले हम एक नई टर्म समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। व्हाट? मोमेंटम। मोमेंटम आपने कभी ये इमेजिन किया है कि मेरे को किसी भी चीज से चोट जो है, कितनी ज्यादा चोट मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट या थ्रस्ट क्रिएटेड। भाई ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, मान लो मेरे पास एक ट्रक है, ठीक है, इस ट्रक का मास से 6 टन से 6000 kg। ओके, अब मेरे पास एक गोली है, ठीक है, ये है 0.2 kg। लेट अस से ये मैं ट्रक बहुत ही धीरे धीरे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करूं और लाके यहाँ पे टकरा दूं, ठीक है। और ये जो है पाँच 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मैं फायर दूं। बहुत तेज गोली फायर होती है ना, कौन पार करके जाएगा इसको? ऑब्वियसली ये ट्रक इसको पार नहीं करेगा, ये यहीं पे आके खड़ा हो जाएगा, जरा मरा, बहुत ही स्मॉल डैमेज, एंड दिस बुलेट विल क्रॉस the wall, making a hole। ये जो गोली है, ये गोली क्रॉस कर जाएगी एक छेद बनाती हुई, और ये साहब जो है ट्रक, मास किसमें ज्यादा है? इसमें। इसका तो मास कुछ है ही नहीं ट्रक के सामने, लेकिन वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? इसकी। लेकिन इंपैक्ट किसका है? इंपैक्ट दोनों के कॉम्बिनेशन का है। बहुत ही हल्की से हल्की चीज भी बहुत तेज रफ्तार से आप फेंकोगे तो उसका इंपैक्ट पूरी आर पार कर जाती है ना।
गोली आर पार कर जाती है, डंडा नहीं होता आर पार। क्यों? उसकी वेलोसिटी कम है। तो इसीलिए टू अंडरस्टैंड दिस देयर वाज अ टर्म डेवलप्ड बाय व्हाट? देयर वाज अ टर्म नोन एज द मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। So the term is momentum. And it was given as a symbol P. And what is momentum? Momentum is mass into velocity. Mass into velocity. मास में यदि आप वेलोसिटी की गुणा कर देंगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, चाहे 5 टन का ट्रक हो, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो इम्पैक्ट 0 हो जाएगा। तो इम्पैक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। So the Newton's second law says that rate of change of momentum is proportional to the force applied. किसी बॉडी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो चेंज ऑफ मोमेंटम की दर है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स अप्लाइड के। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा रेट इसका, उतना ज्यादा उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो मान लेते हैं, लेट अस टेक अ केस, स्मॉल केस। देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक, जो टाइम t1 है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है? v1 है। टाइम t1 है, वेलोसिटी इसकी v1 है। अब क्या हुआ भैया, इसके ऊपर एक फोर्स लग गया F। क्या? किसी ने एक पे फोर्स लगा दिया, धक्का मार दिया, फोर्स लगा F के कारण। और F कब तक लगा? t2 टाइम तक लगा। ठीक है, मास उसका इतना है, लेकिन इतनी देर में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2 हो गई। ठीक है, जैसे कि 10 मीटर थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना। मास तो उसका मास तो चेंज नहीं करता ना, आगे बहुत आगे बढ़ेंगे वो भी करता है, बट इन दिस स्टैंडर्ड वी डोंट। सो एज पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या है रेट ऑफ चेंज? तो p1 इनिशियली क्या है? मोमेंटम m इंटू वेलोसिटी v1, और p2 क्या है भाई? बाद में क्या हो गया? m इंटू v2। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या? p2 माइनस p1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। यही तो हुआ भाई, जितना मोमेंटम में चेंज आया डिवाइड बाई टोटल टाइम में चेंज। अब यहाँ पे क्या है? m v2 माइनस m v1 बाई डेल्टा t, टोटल टाइम। यही तो टाइम में चेंज है, m इंटू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई डेल्टा t। ये क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज m into acceleration, average acceleration। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये प्रोपोर्शनल ही है। दिस इज प्रोपोर्शनल, सॉरी दिस इज प्रोपोर्शनल, दिस इज प्रोपोर्शनल, दिस इज प्रोपोर्शनल।
जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। जब प्रोपोर्शन हटता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट यहाँ पे मास है, ऑलरेडी है। तो इस तरीके से F इज इक्वल टू m इंटू a डेवलप होता है। व्हाट इज दैट? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। So the Newton's second law comes like this. It is actually F is equal to mass into acceleration. So in the coming chapter we will be deriving out some other things. We'll do some questions based on the first and second law of motion, and we'll understand what is the third law of motion given by Newton. Thank you very much for being with us in this period. Keep on watching Prerna Tutorials. Thank you.